माउंट हर्मन एक पुरानी और अहम पहाड़ी है जो लेबनान, सीरिया और इसराइल के दरमियान वाक़या है। ये जगह सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि कई मजहबी रवायात में भी जिक्र शुदा है। पुरानी किताबों के मुताबिक कुछ फरिश्ते यहाँ उतरे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर इंसानों से ताल्लुक बनाए। उन फरिश्तों ने इंसानी औरतों से रिश्ते बनाए और उनके जो बच्चे हुए उन्हें नेफिलिम कहा गया। नेफिलिम का पहला जिक्र बाइबल के पुराने हिस्से जेनेसिस के चैप्टर 6 वर्स 4 में मिलता है। वहां लिखा है, उस वक्त भी जमीन पर नेफिलिम थे जब अल्लाह के फरिश्ते इंसानों की बेटियों के पास गए और उनसे औलाद पैदा की। ये वो लोग थे जो पुराने जमाने के मशहूर और ताकतवर लोग कहलाए। यानी नेफिलिम असल में उन फरिश्तों और इंसानी औरतों की नस्ल थे जिनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बना जो कानून फितरत के खिलाफ था। लफ्ज नेफिलिम हर्बियो ज़बान से निकला है जिसका मतलब है गिरना या गिराए गए। इसका मतलब दो तरह से लिया गया है। पहला ये कि फरिश्ते जो अपने असल मकाम से गिराए गए, या फिर वो नस्ल जो इंसानियत के लिए खौफ का सबब बनी। एनॉक और जुबिलीज जैसी किताबें बताती हैं कि ये सिर्फ अजीब नस्ल नहीं थे, ये लोग फिजिकी तौर पर कदीम इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े, ताकतवर और हंगामी थे। उनको जाइंट्स के तौर पर भी डिस्क्राइब किया गया है। इल्मी रवायात के मुताबिक इन नेफिलिम ने इंसानों को वो इल्म सिखाए जो मना किए गए थे, जैसे जादू, खून की कुर्बानियां, हर उस चीज का इल्म जो इंसानी फितरत को करप्ट करता है। यानी उनका वजूद सिर्फ एक बायोलॉजिकल म्यूटेशन नहीं था बल्कि उनके जरिए एक करप्टेड नॉलेज सिस्टम इंसानों के दरमियान आया। और ये सब कुछ शुरू हुआ माउंट हर्मन से। बुक ऑफ एनॉक जो एक कदीम ज्यूइश टेक्स्ट है और डेड सी स्क्रॉल्स में भी पाई गई, उसके चैप्टर 6 के मुताबिक एक वक्त था जब 200 फरिश्ते जिन्हें वॉचर्स कहा गया जमीन पर उतरे। उनका लीडर था समजाजा। उसने बाकी फरिश्तों से कहा, अगर मैं अकेला ये काम करूं तो सारी सजा मुझे मिलेगी। हम सबको मिलकर कसम खानी होगी ताकि हम सब उस फैसले के जिम्मेदार हों। उन सब ने माउंट हर्मन पर मिलकर ये कसम खाई। इसी कसम की वजह से उस जगह का नाम पड़ा हरमन, जिसका मतलब है जगह जहां बाइंडिंग ओथ ली गई हो। हेब्रियू जुबान में ये लफ्ज हरम से निकला है जिसका मतलब होता है कर्स या टैबू। ये सिर्फ एनॉक तक महदूद नहीं बल्कि बुक ऑफ जुबिलीज में भी ये जिक्र आता है कि वॉचर्स ने सिर्फ इंसानी औरतों से रिश्ते नहीं बनाए बल्कि इंसानों को वेपन्स बनाने, ब्लैक मैजिक, हर्बल पॉइजन्स और कॉस्मेटिक्स तक के इल्म सिखाए। यानी ऐसे टूल्स जो या तो फसाद में इस्तेमाल होते हैं या फितरत को डिस्टॉर्ट करते हैं। जब नेफिलिम जमीन पर आए, उनका वजूद सिर्फ एक अजीब नस्ल होने तक महदूद नहीं रहा। उनका सबसे बड़ा असर इंसानी निज़ाम और कुदरती बैलेंस के ऊपर था। बुक ऑफ एनॉक के मुताबिक इस महलूक का कद, ताकत और गजब इतना ज्यादा था कि ये इंसानी औकाफ और हदों के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन गया। ये ना सिर्फ इंसानों को मारते थे बल्कि आपस में भी जंगली रवायात में जीते थे। उनका लाइफस्टाइल सिविलाइजेशन के बरक्स था। इन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कत्ल और खौफ फैलाने में किया। दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा जमाया। हर कुदरती महलूक, परिंदों, दरियाई महलूक और जंगली जानवरों को भी तबाह किया। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये एक इकोसिस्टम लेवल कोलैप्स था। ये महलूक किसी ऑर्गेनाइज सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे। इनका निज़ाम फोर्स बेस्ड हिरार्की पर था। हर बड़ा जाइंट छोटे जाइंट को दबाता और इंसानी कम्युनिटीज को सिर्फ इस्तेमाल करते थे। कई रवायात के मुताबिक इन लोगों ने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था और अपनी खुशी के लिए इंसानी कुर्बानियां करवाना आम बना दिया। ये बिहेवियर उन सिविलाइजेशंस के फोररनर्स का था जहां ब्लड रिचुअल्स, फॉल्स गॉड्स और सेक्रेड किंगडमशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और साउथ अमेरिका के कुछ सबसे पुरानी तहजीबों में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिनके बारे में कहा गया कि वो हाफ डिवाइन थे। उनका साइज या एज नॉर्मल इंसानों से बहुत मुख्तलिफ था और इनकी हुकूमत खौफ, फोर्स और सीक्रेट नॉलेज पर चलती थी। कुरान में नेफिलिम का डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हजरत नूह के दौर में एक करप्टेड सोसाइटी का जिक्र जरूर है जहां जुल्म आम हो गया था। हर नई नस्ल अपने बाप दादा से ज्यादा बिगड़ा हुआ था
اور انسانیت اپنی اصلی فطرت بھول چکی تھی۔ سورہ نوح میں آتا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے ناموں والے دیوتا بنا لیے، ود، سوا یا گت۔ تفسیر ابن حتیر کے مطابق یہ سب لوگ اصل میں انسانی لیڈر تھے جن کے مرنے کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی اور بعد میں انہیں دیوتا بنا دیا گیا۔ لیکن کچھ اسکالرز کا ماننا یہ تھا کہ یہ اسی مخلوق کا ذکر ہے جنہیں ہم نیفلم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ سب کرپشن بایولوجیکل، اسپرچول اور ایتھیکل اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ اللہ نے اس سوسائٹی کا خاتمہ طوفان نوح کے ذریعے کیا۔ یعنی نیفلم صرف ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، وہ ایک ڈیوائن رسپانس کا سبب بنا۔ انسانیت کو ریسیٹ کرنا پڑا تاکہ فطرت دوبارہ سے اسٹیبلش ہو سکے۔ اگر نیفلم صرف ایک مت ہوتے تو دنیا کے اتنے مختلف حصوں میں سیم ٹائپ کے لیجنڈز، نقش اور عجیب جسموں والے اسکیلیٹنز کیوں ملتے؟ ہسٹری میں ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پر انسانوں سے بہت بڑے قد کی مخلوق کا ذکر صرف کہانیوں تک نہیں بلکہ فزیکل کلوز کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ 1800s کے دوران نارتھ امریکہ میں ایسی کئی مقبرے کھلے جہاں سے ان یوزلی لارج اسکیلیٹنز نکلے، لیکن 20th سینچری میں اسمتھسونین انسٹیٹیوشن نے ان سب ریمینز کو لیگلی ایکوائر کر کے ان کا کوئی پبلک ریکارڈ مینٹین نہیں کیا۔ کچھ انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ایویڈنس سسٹمیٹیکلی اریز کیے گئے تاکہ آلٹرنیٹو ہسٹری کو دبایا جا سکے۔ یہ کلیمز فلی پروون نہیں ہیں، لیکن یہ سائلنس خود میں ایک سوال بن گیا ہے۔ میسوپوٹامیہ، ایجپٹ اور لیٹن امریکہ کی اینشنٹ سوسائٹیز میں یہ مشترکہ تھیم ملتا ہے۔ دنیا کے کئی ریموٹ علاقوں میں ایسے سٹون سٹرکچرز ملتے ہیں جو ٹنوں میں وزن رکھتے ہیں، ایکسٹریم پریسیژن سے کٹ کیے گئے ہیں۔ ایسے ٹولز کی ضرورت تھی جو آفیشلی اس وقت کے پاس نہیں تھے۔ اکثر ہسٹورینز انہیں مسٹری کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر کچھ اسکالرز مانتے ہیں کہ یہ سب انہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ایڈوانسڈ نالج یا ان نیچرل فزیکل کیپیسٹی تھی۔ اگر نیفلم جیسی مخلوق اصل میں تھی تو یہ سائٹس ان کی ریمیننگ فٹ پرنٹس ہو سکتے ہیں۔ ان اسکیلیٹنز کا ڈیٹا فلی کنفرم نہیں ہے لیکن ٹوٹلی فیک بھی پروو نہیں ہوا۔ اینشنٹ سویلائزیشنز کی یادیں سمبولک بھی ہو سکتی ہیں یا لٹرل بھی۔ جب مختلف کلچرز جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ایک ہی کانسیپٹ کو پریزرو کرتی ہیں تو اسے کولیکٹیو ہیلوسینیشن کہنا ویک لاجک ہے۔ نیفلم کا وجود پروو کرنا مشکل ہے لیکن ان کی ایبسنس بھی اب تک پروو نہیں ہو سکی۔